नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल पर। मैं डॉक्टर माधुरी आज आप सभी को नेट, सेट, जेआरएफ और यूपीएससी के अतिरिक्त अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को शुभकामनाओं के साथ हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण विषय हिंदी भाषा और उसके विकास पर चर्चा करने जा रही हूँ। इससे पहले हम जान लेते हैं भाषा क्या है। भाषा मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा नदी की तरह चंचल और गतिमान होती है। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। हर देश में भाषा के तीन रूप मिलते हैं, बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी की व्यापकता और सहजता के कारण इसे 14 सितंबर 1949 में राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया गया था। वैसे तो बोलियां जो होती है वो सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है और परिनिष्ठित भाषा उन्हीं बोलियों को व्याकरण रूप से शुद्ध करके किया जाता है। राष्ट्रभाषा को राजनीतिक रूप से विस्तार रूप से स्वीकार किया जाता है तो वो राष्ट्रभाषा बनती है। भारत में मुख्य रूप से आर्य परिवार और द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को मुख्यतः 3 कालखंडों में बांटा गया है। अब उनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रहा। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1500 ईस्वी से अब तक। उत्तर भारत की भाषाएं आर्य परिवार के अंतर्गत आती है और दक्षिण भारत की भाषाएं द्रविड़ परिवार के अंतर्गत। उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका वैदिक रूप ऋग्वेद में मिलता है। इसी संस्कृत से हिंदी जन्म लेती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल के बारे में कुछ जानते हैं। वैदिक संस्कृत चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इसी काल की रचना है। लौकिक संस्कृत रामायण, महाभारत लौकिक संस्कृत के उदाहरण हैं। अब प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की कुछ विशेषताएं हैं। इस काल में भाषा योगात्मक शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे और भाषा में संगीतात्मकता थी। पदों का स्थान निश्चित नहीं था, तत्सम शब्दों की बहुलता थी। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषा आते हैं, पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा, इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है। इसे बौद्ध धर्म की भाषा भी कहते हैं। बौद्ध साहित्यों की रचना इसी भाषा में की गई थी। प्राकृत भाषा जन सामान्य की बोलचाल की भाषा थी। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कई जैन साहित्य इस भाषा के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। अपभ्रंश भाषा, इसका प्रयोग 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के आसपास शुरू हो गया था। इसे अवहट या देशी भाषा भी कहा जाता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरी हुई भाषा। अपभ्रंश का साहित्य में प्रयोग 1200 ईस्वी के आसपास शुरू हो गया था। वैसे तो अपभ्रंश में कई साहित्यों की रचना हुई है, लेकिन अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद और उनकी भाषाओं के बारे में कुछ जान लेते हैं। अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद 7 प्रकार के हैं, जिसमें सौरसेनी अपभ्रंश वो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती इसके अंतर्गत आते हैं। पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी, लहंदा आता है। और उसके बाद आता है ब्राचर अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत सिंधी भाषा आता है। खस अपभ्रंश के अंतर्गत पहाड़ी भाषा आते हैं और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत मराठी भाषा आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया भाषाएं आती हैं। भाषा के क्रमिक विकास के बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनसे हम इतना ही जानकारी निकाल पाते हैं कि वैदिक संस्कृत से संस्कृत की उत्पत्ति हुई और फिर संस्कृत से पाली भाषा की उत्पत्ति हुई, जिसके पश्चात पाली भाषा प्राकृत के रूप में अपना स्वरूप धारण करती है, जिसके पश्चात अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है और अपभ्रंश से हिंदी एवं अन्य भारतीय आर्य भाषाओं की उत्पत्ति होती है। भाषा की प्रवृत्ति वैसे भी सदैव कठिनता से सरलता की ओर जाती है। इसी कारण हिंदी ने अपभ्रंश के सारी प्रवृत्तियों को अपनाकर और धीरे धीरे हिंदी भाषा ने अपना अस्तित्व बनाया। यह जनता की भाषा बन चुकी है और हिंदी की मूल उत्पत्ति वैसे मूलतः सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात पश्चिमी हिंदी से मानी जाती है। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में हिंदी और अपभ्रंश का संबंध तथा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं पर चर्चा करेंगे।